हाय दोस्तों, मेरा नाम नितेश है। मैं हांगकांग में रहता हूँ और मैं एक नई ट्रैवल सीरीज़ शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ। इससे पहले ही मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग करी है और लकीली मैं कल अपनी 20th कंट्री ट्रैवल करूँगा, विच विल बी फिलीपींस। सो आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम हांगकांग टू फिलीपींस इन कैथे पैसिफिक। सो उस जर्नी में मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं करे हैं। पर नाउ अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करा जाए। इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वीज़ा मिलने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं हमें कंपेयर टू अदर नेशनैलिटीज़। सो ये सब चीज़ें शेयर करूँगा। और फिलीपींस के बारे में आपको बताऊँ, सो इट्स आई थिंक द 5th लार्जेस्ट आइलैंड नेशन इन द वर्ल्ड और ओवरऑल एरिया में आता है 70th पे। और मेजर रिलीजन जो वो लोग फॉलो करते हैं वो कैथोलिक क्रिश्चियंस है सॉरी, विच मेक्स अराउंड 60-65%। बाकी अराउंड 18-20% इंडिपेंडेंट क्रिश्चियंस हैं और बाकी मुस्लिम्स हैं। और मेजरली फेमस है वो फिलीपींस एक बहुत ही अच्छा आइलैंड नेशन है, अलग अलग आइलैंड से बना हुआ एक कंट्री है। और मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ उसका नाम है सीबू। सीबू का जो कोरल एरिया है वो पार्ट है कोरल ट्रायंगल का। सो कोरल ट्रायंगल एक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से बना हुआ एक हाई मरीन बायोडाइवर्सिटी जोन है, जिसको ऑलमोस्ट 6-7 कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, जैसे कि फ़िलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, पेपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स और एक दो और आई फॉरगॉट, बट मे बी आपको मैप डाल दूंगा मैं एडिट करके। सो आई विश आप ये जर्नी एंजॉय करेंगे और मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ वो आप तक पहुँचाऊँ। और इसके अलावा सेबू फेमस है काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, वेल शार्क्स के लिए काफ़ी फेमस है। कोस्टल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है, ऑलमोस्ट 1-2 घंटे की बोट राइड में ही आप वेल शार्क्स देख सकते हैं, विच इज़ लाइक वेरी वेरी यूनिक टू सीबू। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, यूजुअल वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं, पैरासेलिंग, बनाना राइड, अगर उन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं सीबू में, जैसे मैं भी एक रिजॉर्ट में ही रुकने वाला हूँ, आई स्टे इन ड्यूसित थानी। सो उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा कि कैसा रहता है वो रिजॉर्ट और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उस रिजॉर्ट्स में। फिलीपींस जाने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आपको लगेगा आपका पासपोर्ट और सेकेंडली आपको लगेगा फ़िलीपींस का वीज़ा। सो लकीली इंडियंस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फ़िलीपींस फ़िलहाल वीज़ा फ्री है फॉर 14 डेज़। बट एज़ यूजुअल जैसा सारी कंट्रीज़ में होता है, हम लोगों पे थोड़ा एक्स्ट्रा चेक करा जाता है। तो अपना रिटर्न टिकट, अपनी होटल बुकिंग्स और अपना प्रॉपर आइटिनरी सारा साथ में प्रिंट आउट लेके चलेंगे, देन गेटिंग अ वीज़ा एंड एंट्री इनटू फिलीपींस विल बी मच ईजियर। इन माय केस लकीली मेरे पास जापान वीज़ा है। सो अगर आप में से किसी के पास जापान, शेंजन, यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है, इवन इफ इट्स अ वैलिड टूरिस्ट वीज़ा, तो आप फिलीपींस एंटर कर सकते हैं फॉर 30 डेज़। और अगर आपके पास ये वीज़ा नहीं है देन यू विल बी ग्रांटेड एन एंट्री वीज़ा फॉर 14 डेज़। सो कल ऑब्वियसली जब इमिग्रेशन में क्लियर करूँगा तो आपसे शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे इमिग्रेशन पे। सो लेट्स सी कल ये ट्रैवल ओवरऑल कैसा पैन आउट करता है। हाय गाइस, तो इमिग्रेशन और चेक इन वगैरह करा के हम लोग हांगकांग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। चेक इन काफ़ी स्मूथ था, जस्ट जापान वीज़ा चेक करा उन्होंने, उसके बाद बोर्डिंग पासेस दे दिए। और इमिग्रेशन भी काफ़ी स्मूथ था बिकॉज HK ID है मेरे पास, तो यूजुअली HK इमिग्रेशन क्लियर करने में कोई मेजर इशू होता नहीं है। तो एक्चुअली फ़्लाइट मेरी 3:15 की थी, पर अब 4:15 बजे है, 1 घंटा लेट हो गई है। तो बस गेट पे बैठे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए थोड़ी। हांगकांग एयरपोर्ट वैसे तो काफ़ी बड़ा है, इट्स आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट, सो इट डिज़र्व्स अ वीडियो इन इटसेल्फ। सो मेरे दिमाग में है कि अगर किसी बार एयरपोर्ट जल्दी आना हुआ या एयरपोर्ट या वीडियो बनाने के लिए भी जल्दी आऊँगा मैं एयरपोर्ट, तो आप लोगों को पूरा टूर दूंगा हांगकांग एयरपोर्ट का। इट्स प्रीटी नाइस। एंड इस बार फ्लाई कर रहा हूँ मैं कैथे पैसिफिक से। इट्स वन ऑफ द बेटर एयरलाइंस, आई थिंक 6th और 7th रैंकिंग कुछ थी इनकी इस साल। इससे पहले मैंने फ्लाई करा है, एक्सपीरियंस वाज ओके, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। सो लेट्स सी इस बार कैसा रहता है। एंड एज़ यूजुअल वेजिटेरियन मील बुक करा है हमने, सो मील का भी आप लोगों को रिव्यू दूंगा कैसा था। ओके, सो लेट्स सी, फ्लाइट में बैठ के फिर अपडेट देता हूँ आप लोगों को।
गाइस, सो अगले दिन में आपका स्वागत है। कल रात में कुछ खास करा नहीं मैंने, बस एयरपोर्ट से होटल आते आते ऑलमोस्ट रात का 8 बज गए थे। तो बस फिर फ्रेशन अप होके सो ही गए, तो कुछ देयर वाज नथिंग टू शेयर। पर इमिग्रेशन पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल चूँकि मैं हांगकांग से फ्लाई कर रहा था तो मोस्टली पैसेंजर्स इंडियन नहीं थे। मैंने नोटिस करा जापानीज़ पासपोर्ट काफ़ी लोगों के हाथ में था, और मेरे आगे जो फैमिली थी वो भी जापानीज़ थी, लाइक वेरी सिमिलर टू अस, सेम नंबर ऑफ़ पीपल। सो आउट ऑफ क्वेरी मैंने नोटिस करा कि इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे कुछ सवाल पूछता है या नहीं, या फिर हमसे क्या सवाल पूछेगा। तो मैंने देखा कि जब उन्होंने पासपोर्ट दिए, दे वेयर ऑल 3 ऑफ देम वर डन इन लेस देन 2-3 मिनट्स। पर जब हमारा नंबर आया तो मुझसे पूछा कि व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, और यू विल बी स्टेइंग फॉर हाउ मेनी डेज़। और सो लकीली मेरे पास जापान वीज़ा था, सो ही आस्क्ड मी क्या मैं जापान वीज़ा यूज़ कर रहा हूँ फ़िलीपींस एंटर करने के लिए। सो आई टोल्ड हिम येस, देन ही स्टैम्प्ड माई पासपोर्ट। सो कल एक और बार एक्सपीरियंस हुआ कि इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है बाहर। यूजुअली क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं हम लोगों से कंपेयर टू अदर नेशनैलिटीज़ लाइक जापानीज़ और अमेरिकन्स और यूरोपियंस और इन तरह के सपोजिटली वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन में। बट ठीक है, द ऑफिसर वॉज नॉट रूड। आई थिंक उनको भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी साइड से, क्योंकि हमारे तरफ के लोग भी थोड़ा सा लीगली इमिग्रेट करते हैं, सो दे नीड टू बी कॉशियस। बट कल खुद नोटिस करा मैंने ये चीज़, तो इट वाज इंटरेस्टिंग, सो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अदरवाइज़ सीबू एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा नहीं है। बस इमिग्रेशन हॉल से बाहर आए, बाहर से मैंने ग्रैब बुक करी एंड देन वी केम स्ट्रेट टू अवर होटल, और उसके बाद चेक इन करके खाना खाया, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाया, और फिर बस सो गए। अब नया दिन शुरू करा है हमने, आज होटल चेंज करेंगे, और फ़िलहाल तो हम लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो। और कुछ चीज़ें मैंने मार्कअप करी हुई हैं, जो चीज़ें हमें करनी है। ब्रेकफास्ट करना है फ़िलहाल तो, उसके बाद 3-4 चीज़ें हैं सिटी में देखने के लिए, वो देखेंगे, और फिर अपने नए होटल में जाकर चेक इन करेंगे। सो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। ओके गाइस, सो ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने। स्पैरो नाम का कैफ़े था, काफ़ी ठीक था, थोड़ा कॉस्टली था। हम 3 लोग लगभग इंडियन रुपीज़ में 2000 का बिल हुआ, कुछ 1400 पीसेस का। बट द फूड वाज गुड। कॉफ़ी भी एक नई टाइप की कॉफ़ी ट्राई करी, और मिक्स विद ऑरेंज जूस एंड एस्प्रेसो। सो ओवरऑल ठीक रहा। अब हम लोग जा रहे हैं, कैब कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं फोर्ट सैन पेड्रो। सो आप इसको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपकी इस स्पोर्ट के बारे में। सो इनका एक वॉरियर था लापू लापू। सो जब स्पेनिश ने पहली बार इन्वेट करा था उन्हें फर्स्ट टाइम, तो उसने डिफीट करा था इन इन्वेडर्स को, और 40 साल बाद स्पेनिश दोबारा आए थे फिलीपींस को काउंटर करने के लिए। तब अल्टीमेटली उन्हें जब विक्ट्री ली इन लोगों के ऊपर, तब ये फोर्ट बना था। सो इट डिड मार्क्स द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पेन इनटू फिलीपींस। सो लेट्स सी वो कैसा रहता है। जैसे ही आप एंट्रेंस पे जाते हैं, इट्स नॉट समथिंग मेगा और ह्यूज, बट स्पेनिश आर्किटेक्चर साफ दिखाई देता है आपको। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो उस समय स्पेनिश लोगों ने बनाया था, बट नाउ इट बियर्स अ फिलीपींस फ्लैग ऑन टॉप। और एंट्रेंस फीस है ऑफ 30 पीसोज, बट इट्स फ्री फॉर किड्स ऑफ लेस देन 6 ईयर्स। और बहुत बड़ा फोर्ट तो नहीं है, बट चूँकि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और आप जब इसके अंदर जाते हैं तो एक हिस्टोरिकल प्लेस में एंटर करते हैं तो एक अलग ही फील रहता है। तो वॉक अराउंड कर सकते हैं। थोड़ा उस दिन काफ़ी गर्मी थी, तो बहुत कंफर्टेबल तो नहीं था वॉक करना, पर फिर भी ओवरऑल रीज़नेबल है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे सिटी के वहाँ से, और काफ़ी सारी कैनन्स भी इंटरेस्टिंगली रखी हुई हैं अब तक इस फोर्ट में। थोड़ा कुछ प्रेइंग एरियाज़ भी हैं फॉर क्रिश्चियंस। एक विश वेल है जो कि आप देख सकते हैं, बट दिस फोर्ट विल हार्डली टेक लाइक आई थिंक मैक्सिमम 10-15 मिनट्स इंक्लूडिंग द टाइम फॉर योर पिक्चर्स। और इस फोर्ट के बाद अब हम निकल गए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ टू चेक इन टू ड्यूसिट थानी।
सो ये मैं ड्यूसत थाने की मेन एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, जैसा कि आपको पीछे पढ़ के भी समझ आ ही रहा होगा, इन मैक्टन सेबू। और जैसे ही आप इस तरफ से टर्न लेंगे तो ये मेन ड्रॉप ऑफ एरिया है होटल का, जहाँ पे टैक्सीज़ आपको ड्रॉप करेंगी। फिर आप स्टेयर से ऊपर चढ़ेंगे तो मेन रिसेप्शन की ओर जाते हैं आप। एकदम सामने ही जो है वो ब्रेकफास्ट एरिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। रिसेप्शन से कुछ गेस्ट्स चेक इन करके भी जस्ट निकले हैं। आप राइट टर्न करेंगे तो ये रिसेप्शन वाला एरिया आता है, काफ़ी अच्छा डेकोर है। और लेफ़्ट हैंड पे आपके है ब्रेकफास्ट एरिया। इससे आगे जाते हैं तो इनका एक ब्लॉक है जिसके सेकंड फ्लोर पे आपको फिटनेस सेंटर और एक फैंसी थाई रेस्टोरेंट मिलता है। अब हम वापस टर्न करें तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है सनसेट बार। इसमें मेरे स्टे के दौरान तो हम लोगों ने अभी तक तो कुछ नहीं लिया। एक स्पोर्ट्स बार का एरिया है जहाँ पे हम लोग गए थे, विच वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। वो पूल साइड है तो उसका व्यू थोड़ा बेटर था। ये थोड़ा सा ऊपर है तो ये थोड़ा सा ओशियन व्यू देता है, बट स्पोर्ट्स बार से भी आपको ओशियन व्यू प्लस पूल व्यू दोनों ही मिल जाते हैं। फिर स्टेयर से अगर आप नीचे चलेंगे तो इन्होंने ओशियन साइड वॉक करने के लिए एक पाथ बनाया हुआ है, उसका नाम ब्रॉड स्टार पाथ और ब्रॉडवे पाथ कुछ दिया हुआ है, फैंसी सा नाम। पर उस पर आप वॉक कर सकते हैं इवनिंग में। वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है, चूँकि ओशन साइड है, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। ओवरऑल डेकोर काफ़ी अच्छा है होटल का। छोटे छोटे जैसा आप देख पा रहे हैं फाउंटेन्स भी बने हुए हैं। और थोड़ा सा आप स्टेयर से नीचे आएंगे तो आप उसी पाथ पे आ जाते हैं जहाँ पे कुछ कुछ चेयर्स भी लगी हैं, जहाँ पे आप इवनिंग में आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, अपना ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो पाथ है ये भी एक डिसेंट लेंथ है, आई थिंक ऑलमोस्ट 200 to 300 मीटर्स ओवरऑल कवर करता होगा ये। तो आइए अब वापस से ऊपर की ओर चलते हैं और आपको पूल का एरिया दिखाता हूँ मैं। सो अभी हम फ़िलहाल फिर से सनसेट बार के नीचे ही आ गए हैं और एक और स्टेयर्स हम क्लाइंब करेंगे तो फिर हम पूल एरिया में आ जाएंगे। स्टेयर्स की जो हाइट है वो भी उन्होंने काफ़ी ऑप्टिमल रखी है, तो वो भी काफ़ी इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। इवन आई थिंक जो थोड़े उम्र के लोग हैं वो भी इजीली इसको क्लाइंब कर पाएंगे। और फिर ये स्टेयर्स जैसे ही ख़त्म करके आप राइट हैंड पे मुड़ेंगे, वैसे आपको सबसे मेन पूल जो है इनका वो दिखेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेंथ काफ़ी अच्छी है पूल की, काफ़ी बड़ा पूल है। एक छोटा सा किड्स पूल भी है साथ में, बट जो मेन पूल है वो तो बहुत ही मज़ेदार है। ये किड्स पूल वाला एरिया था, ये मेन पूल की तरफ मैं टर्न कर रहा हूँ। इन्फिनिटी पूल है विथ ओशियन एंड दैट माउंटेन व्यू। काफ़ी ज़्यादा बेंचेस लगी हुई हैं, पूल साइड भी काफ़ी बेंचेस हैं और छोटे छोटे फाउंटेन्स भी निकल रहे हैं पूल में से, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा वाइब देता है होटल को और इस पूल एरिया को। फिर दोस्तों इवनिंग में हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग चलेंगे मैक्टन श्राइन। तो जैसे ही आप इस एरिया में घुसेंगे सबसे पहले आपको ये स्पेनिश आर्किटेक्चर का एक पुराना सा स्ट्रक्चर मिलता है। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था ये, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने काफ़ी गूगल करा, काफ़ी ट्राई करा इसके बारे में जानने का, पर पता नहीं कुछ खास ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिली नहीं। और ये है इस श्राइन का मेन अट्रैक्शन, द स्टैचू ऑफ लापू लापू। काफ़ी अच्छा डिसेंटली डिज़ाइन स्टैचू है विद अ वेल कार्व्ड लाइक विथ एब्स एंड लाइक परफेक्टली शेप्ड मैन, और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके काफ़ी पिक्चरिस्टिक है, सो यू कैन टेक सम पिक्चर्स विथ इट। और ये एक पीछे पेंटिंग भी है जो कि डिपिक्ट करती है उस टाइम के वॉर को, जिसमें लापू लापू को ऑलमोस्ट वेविंग किल के पोजीशन में दिखाते हैं अगेंस्ट द स्पेनिश वॉरियर, विच ऑल्सो सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन दो चीज़ों के अलावा मैक्टन श्राइन में बहुत कुछ करने के लिए है नहीं, बट ऑब्वियसली एक आसपास पार्क है जहाँ पे बैठ के आप और लोकल लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में और जानने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ उस एरिया से सिर्फ 5 मिनट के वॉक पे है एक एरिया कॉल्ड प्रोमेनाड में कुछ कॉफ़ी आउटलेट्स हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, जहाँ पे कि आप जाके अपना कॉफ़ी पी के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं या कुछ सोवेनियर शॉपिंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो बैक टू योर होटल और एनी अदर प्लेस। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा सेबू फेमस है अपनी व्हेल शार्क डाइविंग और व्हेल शार्क स्नॉर्कलिंग के लिए। पानी काफ़ी क्लियर है वहाँ का, काफ़ी ब्लूइश है, सो इट्स वेरी नाइस। इसके अलावा वहाँ पे आप स्कूबा डाइव भी कर सकते हैं, विच ऑल्सो हैज़ अ नाइस व्यू ऑफ कोरल्स, और पानी काफ़ी ब्लू है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो ये डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने सुबह सुबह चेकआउट करा और कैब करके पहुंच गए एयरपोर्ट। सीबू का बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फ़्लाइट्स यहाँ से नहीं चलती हैं, पर आपको कतर, दोहा, हांगकांग और दुबई
और कुछ आसपास की जगहों से डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाएंगी सेबू के लिए। अदरवाइज़ मनीला इज़ द मेन फीडिंग एयरपोर्ट जहाँ से सेबू के लिए फ़्लाइट्स आती हैं। ये कुछ एयरपोर्ट्स के बाहर का व्यू है। और फिर हम लोगों ने इमिग्रेशन क्लियर करा। इमिग्रेशन क्लियर करना मीन्स गोइंग बैक इनसाइड द एयरपोर्ट वाज प्रीटी स्मूथ, और चेक इन में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये बाहर चेक इन एरिया का एक व्यू है जहाँ पे एक वुडन सा शिप इन्होंने रखा हुआ था। सो ओवरऑल डेकोर वाज प्रीटी डिसेंट, और आइलैंड लाइफ को दर्शाता हुआ वो एक डिपिक्शन सा बना रखा था उन लोगों ने, विच वाज ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, डिसेंट नंबर ऑफ एयरलाइंस यहाँ आ रही हैं। स्टारलक्स फ्रॉम ताइपे, ऑब्वियसली सेबू पैसिफिक, एयर एशिया फ्रॉम कुआलालंपुर, आई गेस एयर एशिया आजकल हर जगह ही चलती है। देन ऑब्वियसली फिलीपींस एयरलाइंस, और ये एक हांगकांग एयरलाइंस का प्लेन मुझे दिखा वहाँ पे। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो कैथे पैसिफिक से थी, तो हम ऑलमोस्ट 3.5 हाफ आवर एंड वी केम बैक टू हांगकांग।